अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक कनाडा का रेफ्यूज़ल केस है और इसमें ऐसा है कि पेरेंट्स की विजिटर वीज़ा की 4 दफ़ा रेफ्यूज़ल आ चुकी है। उनके पास फंड्स भी थे, स्पॉन्सर भी था। फिर प्रॉब्लम क्या थी? ये केस बेसिकली हमारे कनाडा की एक बाइक है, वो वहाँ पे सेटल है और वो 4 टाइम अपनी एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं पेरेंट्स के लिए, बट 4 टाइम उनकी रेफ्यूज़ल आ चुकी है। तो उनके क्वेश्चंस काफ़ी लॉजिकल हैं और ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सेटल भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है था, बट फिर भी ऑफिसर नहीं एक्सेप्ट कर रहा उनके पर्पज़ को। और इसमें कैनेडा पेरेंट्स का वीज़ा सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्पॉन्सर स्ट्रांग हो तो पेरेंट्स का वीज़ा लग जाता है। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। अक्सर यहाँ पे भी कहा जाता है कि मेरे जानने वाले वहाँ पे हैं, ब्रदर है, कज़न है, सिस्टर है या स्पाउस है, तो इनविटेशन पे या स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा अप्लाई करें तो मिल जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो क्लाइंट की प्रोफाइल थी, इसमें उनके पेरेंट्स के 4 दफ़ा विजिट वीज़ा की रिफ्यूज़ल है और स्पॉन्सर करने वाला उनका बेटा था और उनकी बेटे की वाइफ थी कनाडा में। और स्पॉन्सर के पास 50,000 कनेडियन डॉलर बैंक में भी था, लिक्विडिटी भी थी। बट उन्होंने पाकिस्तान से पेरेंट्स के नाम पे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट जो करवाते हैं वो उनके पास वही सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, बट लिक्विडिटी कैश नहीं थी। साथ उन्होंने रिटर्न टिकट्स भी लगाए थे, बट फिर भी रिफ्यूज़ल आया। अभी क्लाइंट का ये क्वेश्चन है कि सब कुछ शो किया था, फिर ऑफिसर ने क्यों लिखा रिलेशनशिप नॉट एस्टेब्लिश एंड सफिशेंट फंड्स। अगर इनकी क्यूरीज को थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काउंट की जाएँ कि स्पॉन्सर के फंड्स क्यों काउंट नहीं होते। तो कनाडा के विजिट वीज़ा में बेसिक सिंपल सा रूल है कि विजिटर वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने ट्रिप का खर्चा खुद अफोर्ड करें, नॉट कि आपका इन्वाइटर या आपका स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के अकाउंट में 50K हो या 100K प्लस हो, वो आपको बेनिफिट नहीं देंगे। आपके अपने नाम पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, मीन्स कि आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड हो तो वो आपको बेनिफिट देता है। और ऑफिसर की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली अगर स्पॉन्सर पे करेगा तो आपको आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी एप्लीकेंट जा रहा है तो वो इंडिपेंडेंट विजिटर फिर नहीं रहता, वहाँ पे जाके डेफिनेटली डिपेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑफिसर को डाउटफुल होती है और वहाँ पे 179 भी क्रिएट भी होती है। तो जो जा रहे हैं पाकिस्तान से या जो एप्लीकेंट है वो अपने फ़ंड्स डेफिनेटली शो करें, क्योंकि एम्बेसीज का सिस्टम काफ़ी अपडेट हो चुका है। और अभी ऑफिसर अपनी थिंकिंग भी एक्सप्लेन कर देता है आपको। रिफ्यूज़ल लेटर भी आ जाते हैं, ओडीएन नोट्स भी मिल जाते हैं और जेसीएमएस नोट्स में भी प्रोफाइल का रिव्यू मिल जाता है आपको। सेकंड बात की जाए इनके फ़िक्स डिपॉजिट्स की, या इन्होंने जो सर्टिफिकेट बैंक से लेके प्रोवाइड किए थे वो क्यों वीक होते हैं। सीधी सी बात है कि फ़िक्स डिपॉजिट जो होता है, जिसे एफडी कहा जाता है, वो आपकी पेमेंट लॉक्ड होती है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। विजिटर वीज़ा के लिए कैश लाइक लिक्विडिटी चाहिए होती है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में हो, जो बैंक में हो, जो पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेबल हो सकती है, बट कैश जो होता है, जो आपके बैंक में होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू एफडी। स्पेशली जब स्टे ज़्यादा हो, प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी हो, तो हर केस की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और आपने कहा था कि रिटर्न टिकट लगाई थी वो यूज़लेस है, वो ऑफिसर ने भी नहीं एक्सेप्ट की। रिटर्न टिकट आपका वापस आने का टाइम नहीं होता। ऑफिसर का लॉजिक है कि टिकट रिफ़ंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने टिकट करवा ली, आप बाद में उसे रिफ़ंड भी कर सकते हो। डेफिनेटली आपने कंफर्म्ड पेड भी टिकट लगाई थी, तो ये चीज़ें रिफ़ंड हो जाती हैं। इस चीज़ का आपको भी पता है और ऑफिसर को भी पता है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट था, सीधी सी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी क्यों इंक्लूड करनी चाहिए थी। प्रॉपर्टी सिर्फ ओनरशिप नहीं होती, आपकी रिटर्न मोटिवेशन भी होती है। डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ही नहीं किया, आप ही नहीं किए थे तो ऑफिसर क्लेम करता है कि प्रूफ नहीं दिया। आपकी स्टैब्लिश टाई होम कंट्री के साथ और आपके फंड्स प्रॉपर मैनेज नहीं थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोफाइल असेसमेंट करके काफ़ी प्रॉज एंड कॉन्स निकाले जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर बेहतर हो तो फिर आपके केस को एक्सेप्ट भी किया जाता है। अगर ये चीज़ें वीक है तो ऑफिसर डेफिनेटली उन पर पॉइंट रेज करता है। और अभी स्क्रूटनी काफ़ी टाइट है, सीधी सी बात है। स्पेशली पाकिस्तान से जो केसेस हैं, शनूक सिस्टम उनकी काफ़ी हाई स्क्रूटनी करता है, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स के रिस्क काफ़ी हाई होते हैं। स्पेशली इन्विटेशन पे, टूरिज़म पे या अपने साइट सीन्स के लिए जाना, तो अभी बिज़नेस प्रोफाइल को हम ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हीं पे ज़्यादा आपको गाइड भी करते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि रिलेशनशिप नॉट एस्टैब्लिश क्या था, क्यों नहीं हो सका, इसमें सीधी सी बात है कि पेरेंट्स होना, क्लेम करना और प्रूफ करना दो अलग चीज़ें हैं। वो आपके पेरेंट्स हैं, बिल्कुल आपके माँ बाप हैं, रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए था और आपने एफआरसी भी दी, डेटा भी दिया, बट आईआरसीसी के अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके।
बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या आपने प्रोवाइड नहीं किया, लाइक आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा या फैमिली रजिस्ट्रेशन, या प्रूफ को प्रॉपर आपने जस्टिफाई नहीं किया या डेटा मिसिंग था। एक तो जो आपका IMM 5257 फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें भी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसमें भी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें नहीं होती तो फिर ऑफिसर डेफिनेटली उस पर पॉइंट रेस करता भी है। ये नहीं कि वही हर दफ़ा करता है, बट ये जो आपने क्वेश्चंस किए उनकी बेसिस पे बता रहा हूँ। समटाइम्स ऑफिसर भी आपके जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो इग्नोर कर देता है, वो कंसिडर नहीं करता। फिर इस चीज़ में हम रिकन्सिडर भी करते हैं, JR में भी जाते हैं, फिर सेटलमेंट की तरफ भी केस चला जाता है। तो सबसे जो बड़ी गलती थी, 4 दफ़ा री आपने रीअप्लाई किया, और उसमें सबसे बड़ी बात कि चारों दफ़ा रिफ्यूज़ल ही, केस को असेस नहीं करवाया। फर्स्ट रिफ्यूज़ल के बाद भी केस को अंडरस्टैंड नहीं किया, सेकंड के बाद भी नहीं किया, थर्ड के बाद भी नहीं किया, इवन कि फोर्थ के बाद भी नहीं किया। तो अभी आपकी क्यूरी आई है, तो इस पर नॉर्मल सी बात है कि विजिटर वीज़ा आप फाइल कर सकते हैं, सेम ईयर भी रीअप्लाई कर सकते हैं, बट यह है कि अभी 4 टाइम रिफ्यूज़ल है, केस काफ़ी रिस्की है, काफ़ी रिस्की प्रोफाइल बन चुका है। तो इसमें ऑप्शन होता है कि एक तो आप सुपर वीज़ा फाइल कर सकते हैं, अगर आप इन्वाइटर हैं, PR है, सिटीज़न हो, तो आप वहाँ से ये भी उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके सुपर वीज़ा की कैटेगरी पे जा सकते हैं। या जो सेकंड ऑप्शन है, आप वेट कर सकते हैं, प्रोफाइल को रीबिल्ड कर सकते हैं, जो ऑफिसर ने पॉइंट्स लगाए हैं फंड्स के, कैश के, लिक्विडिटी के, या प्रॉपर आपके रिलेशनशिप के, उन डॉक्यूमेंटेशंस को भी मेंटेन करके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बट ये चीज़ें तब होती हैं जब हम आपकी प्रोफाइल को असेस करते हैं। आफ्टर असेसमेंट आपको चीज़ें गाइड की जाती हैं कि आपकी प्रोफाइल है, क्या सिनेरियो है, कैसे लेके चलना है, क्या पर्पस बनाना है, और कहाँ पे चीज़ें वीक हैं उनको कैसे अलाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 रिफ्यूज़ल है, प्रोज एंड कॉन्स बहुत मैटर करते हैं, वो पता चलेगा तो बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के केसेस, स्ट्रेटजीज आती रहती हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, लेंथी कन्वर्जेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो फिर जो भी स्ट्रेटजी उनकी प्रोफाइल के लिए सूटेबल होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड भी करते हैं। और उस पर बट ये है कि वर्किंग करनी पड़ती है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। टाइम देंगे, मैनेज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव होंगी। तो कनाडा का जो वीज़ा है वो पेरेंट्स का हो, आपके सिबलिंग्स का हो, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है, प्रोफाइल में बैलेंस नहीं है, प्रोफाइल की स्ट्रेंथ नहीं है, तो जस्ट एक स्पॉन्सर या इन्विटेशन आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता, कंफर्म रिफ्यूज़ल है। और डेफिनेटली काफ़ी लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इससे पहले ये उम्मीद थी कि कनाडा का, USA का वीज़ा हो तो कैन+ में मिल जाता है, तो काफ़ी लोगों का ये भी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। ऑप्शन को अवेल करें, बट उस पर कभी भी डिपेंड ना करें, फिर भी अपनी प्रोफाइल पे वर्किंग ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।